Good morning to all of you. Today I am going to discuss Introduction Part 4. This is the last part of Introduction. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, नंबर ऑफ वन फंक्शंस को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे आपने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पढ़ा था कि अगर एक सेट है A उसमें m एलिमेंट्स हैं और एक सेट है B जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे 2 to the power m into n। बिल्कुल ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, अभी मैं नंबर ऑफ वन फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई आपसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि n to the power m, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, n to the power m। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किस तरीके से ये n to the power m आया है। एक बात फिर से मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि सेट A में m एलिमेंट हैं और सेट B में n हैं। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि सेट A में मान लीजिए आपके 3 एलिमेंट हैं और सेट B में आपके 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, इसको आपको समझा रहा हूं मैं आपको, यहां समझ लीजिए आपका जो m है वो 3 है और n आपका 4 है। सेट A में m एलिमेंट है और सेट B में n है, m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू आपकी 4 है। तो अब आप देखिए, आपको फंक्शंस के बारे में पूछा गया है, फंक्शंस के बारे में पूछा है, तो समझ लीजिए अगर मान लीजिए ये एलिमेंट की बात की मैंने, इस वाले एलिमेंट की बात की, मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है। ठीक है, तो इस 1 के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 1 2 3 4। कितने ऑप्शन होंगे इस वाले 1 के लिए? कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 4 होंगे। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए भी कितने होंगे? 4 होंगे ऑप्शन। अब जो थर्ड एलिमेंट है इसके लिए भी कितने ऑप्शन होंगे आपके पास? 4 होंगे। एक ये वाला, एक ये वाला, थर्ड, इसके लिए भी कितनी चॉइसें होंगी? 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 क्यूब आया। 4 क्यूब, अब आप खुद देख लीजिए यहाँ पे, इसका भी आंसर 4 क्यूब आ रहा है। मैं इस समय बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ फंक्शंस की। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए सेट A है जिसमें एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 3 हैं और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 4 हैं, तो आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं? आपकी 4 हैं। ठीक है, सेकंड एलिमेंट के लिए भी आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 हैं। और थर्ड एलिमेंट के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं? आपके पास 4 हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा आंसर? 4 क्यूब। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे? n to the power m। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे आपके? n to the power m। अब देखिए आप नंबर ऑफ वन फंक्शंस के बारे में, बाइजेक्शन तो खैर यहां पे नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ वन फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब आपका 1 ऑन 2 होगा। तो नंबर ऑफ वन फंक्शंस, इसको आप इंजेक्टिव बोल सकते हैं, इसको आप इंजेक्टिव बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। If A and B are finite sets having m and n elements respectively, then the number of one functions from A to B। इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, मान लीजिए यहाँ 4 5 6 7 लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर m में कितने एलिमेंट है? m, और इसमें कितने एलिमेंट है? n। अब 1 का मतलब क्या हुआ? एक का एक से कनेक्शन। तो अगर मैं इस एलिमेंट की बात करता हूं तो इस एलिमेंट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? आपके पास 4 चॉइसेस हैं। अब इसमें जब आपने इसके लिए, क्योंकि इसका हिसाब किताब क्या है? 1 का है, जब इसके लिए आपने इसमें से कोई एलिमेंट आपने चूज कर लिया तो नेक्स्ट के लिए जो ऑप्शन होगा, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जो आपके पास चॉइसेस होंगी वो कितनी होंगी? 3 होंगी। और उससे नेक्स्ट के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? आपके पास 2 होंगी। तो इसको आप लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 बोल सकते हैं, यानी कि कितना होगा आपका? 24। तो अब यही चीज आप यहां समझने की कोशिश करिए, ध्यान रखिएगा यहां पर If A and B are finite sets M and N elements,
यहां पे लिखा हुआ है कि जो आपके एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए इफ A and B are finite sets having m and n elements respectively, then the number of one functions from A to B, इसमें लिखा हुआ है कि अगर m की वैल्यू आपकी n से ज्यादा है, हमारी वैल्यू m की n से कम है, ध्यान से देखिए यहां पर हमारी वैल्यू m की n से कम है, यहां पर 4 है, यहां पे 3 है, यानी कि सही है हमारा। तो वो कह रहा है कि तो आपका आंसर क्या होगा, NPM परमुटेशन। मैंने यहाँ पे परमुटेशन का यूज किया है, अरेंजमेंट का यूज किया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4P3 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा 4P3। और आपको पता है NPR का फॉर्मूला क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका 4 × 3 × 2 आ जाएगा, 24 चॉइसेस आ जाएंगी। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको 1 फंक्शंस निकालना है तो सबसे पहली बात आपका सेट ए में एलिमेंट की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज लेस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी से हमेशा कम होना चाहिए पहली चीज, अगर ज़्यादा होगा तो आंसर सीधे 0 आ जाएगा, और अगर आपका कम होगा तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर इस एलिमेंट के लिए आपको बात करनी है तो कितनी चॉइसेस हैं 4, इसके लिए कितनी होंगी 3 होंगी, इसके लिए कितनी होंगी 2 होंगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो यानी NPM इसका फार्मूला होगा। मैंने आपको नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बता दिया, फार्मूला क्या है n⁻m है। नंबर ऑफ 1 फंक्शंस के बारे में मैंने आपको समझा दिया, जिसको मैं नंबर ऑफ 1 फंक्शंस को इंजेक्टिव बोलता हूँ। मैं इंजेक्टिव है, गलती से मैंने बाइजेक्टिव लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे इंजेक्टिव है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, लेट A and B आर फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n एलिमेंट्स सच दैट, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू m, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑन टू के लिए कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। तो वो कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A to B इज सिग्मा r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 to the power n माइनस r NCR r to the power m। मैं आपको सर्जेक्टिव के बारे में समझाता हूँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेट A है जिसमें, जैसे मान लीजिए सेट A है उसमें m एलिमेंट्स हैं और सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं। ध्यान रखिएगा सेट A में m एलिमेंट्स हैं और सेट B में आपके 2 एलिमेंट्स हैं। देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शन डिफाइंड फ्रॉम A to B इज 2 to the power m माइनस 2। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप क्या काम करिए, ये पता करिए कि इसमें फंक्शंस कितने बनेंगे। तो मैंने आपको बताया कि फार्मूला क्या होता है, n to the power m होता है। n में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर कितने हैं m, यहाँ पे कितने हैं n, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो आपको पता है कि 2 to the power m नंबर ऑफ फंक्शंस होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा 2 to the power m। अब आप सभी को पता है कि 2 to the power m में वो केस भी इन्वॉल्व होगा, जैसे मान लीजिए ये केस भी इन्वॉल्व हो सकता है, ये सबके सब इसको ही वो कर दें, और बिल्कुल ऐसे ही ये सारे एलिमेंट्स केवल इसको ही बिलोंग करें। तो अगर ऐसा होगा तो आपका वो हो जाएगा ना, तो आपका यहाँ पर ये आपका मेन इवन हो जाएगा। तो आपको कहने का ये मतलब है कि सेट A में m एलिमेंट्स हैं, सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये तो पता है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे 2 to the power m। अब मुझे इसको क्या दिखाना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दिखाना है। तो आपको पता है कि ये दोनों एलिमेंट ही आपके खाली नहीं होने चाहिए, ये दोनों एलिमेंट या ये दोनों बॉक्सेस आपके भरे होने चाहिए, ये दोनों बॉक्सेस भरे होने चाहिए। तो इसमें से आप ये दोनों बॉक्सेस भरे होने चाहिए आपके। तो इसमें ये 2 नंबर जो हैं इसको आप जो है इसमें वो केस इन्वॉल्व हो गए। अभी मैंने आपको बताया कि ये सबके सब इसको दिखा देंगे, ये सबके सब इसको दिखा देंगे, तो ये वाले केस नहीं होने चाहिए। तो मैंने उन 2 केस को माइनस कर दिया है। जब मैं उन 2 केस को माइनस कर दूंगा तो वो आपकी क्या हो जाएंगे, अब नंबर ऑफ
ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे, अब आपके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो जाएंगे। ये फार्मूला इसी चीज को ही समझा रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल से आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया। सबसे पहले आपने पता किया कि 2 to the power m बनेंगे। अब आपको पता है कि इसमें कहीं ये वाला केस ना शामिल हो जाए, कहीं इसमें ये वाला केस ना शामिल हो जाए, तो ये दो केस को हमें हटाना है, क्योंकि जब मैं इन दो केस को हटा दूंगा तब मेरा पूरा वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा 2 to the power m -2 होगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। अब देखिए नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, इफ a and b आर फाइनाइट सेट्स एंड f मैप a to b इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ, अगर कोई फंक्शन आपका 1 है, 1 है और ऑन टू है, तो अगर कोई दोनों फंक्शन है तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है आपका, इन्वर्टिबल है या बाइजेक्टिव है। तो यहां पर एक और एग्जांपल दिया है, इफ a and b आर फाइनाइट सेट्स एंड, अब की बार सेट A और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम है। अगर सेम है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है आपके तो कह रहा है कि देन द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज n फैक्टोरियल, क्योंकि जितने ही आपके नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा गया है तो भाई जितने इधर हैं उतने इधर हैं, और बाइजेक्टिव है तो 1 1 और ऑन टू होगा। तो इसका मतलब है अब आपको पूछा गया है कि ये कितने होंगे। अब आप देखिए इसको समझने के लिए देखिए, जैसे 1 2 3 यहाँ पे है, 1 2 3 यहाँ पे है। अब इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है, ठीक है। तो कितने चॉइस हो गए इसके लिए कितनी चॉइस हो गई बच्चों, इसके लिए हो गई 3, इसके लिए कितनी हो गई, इसके लिए कितनी हो गई 2, इसके लिए कितनी हो गई 1। ये क्या है बच्चों, फैक्टोरियल 3। ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 3। बिल्कुल ऐसे ही अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन जो होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होगा, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होंगे, n फैक्टोरियल होंगे। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देकर के समझा दिया, कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल होंगे। अब आइए इवन फंक्शन पे। अगर कोई फंक्शन आपको दे रखा है, आप उसमें मान लीजिए कोई फंक्शन आपका fx है, तो आपने x की जगह -x से रिप्लेस कर दिया, आपने x की जगह -x से रिप्लेस कर दिया, और अगर वो इक्वल आ जाता है, अगर वो इक्वल आ जाता है तो आप बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे, इवन फंक्शन है। द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ऐसे बनता है, आपने पैराबोला में पढ़ा होगा। तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है। आप अगर x की जगह -x रखेंगे तो भी वो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ये ध्यान रखेगा। ऑड फंक्शन क्या होता है, इफ f विद इन ब्रैकेट -x, अब की बार आपने fx की जगह, x की जगह fx में x की जगह -x रखा और आपका -fx आ गया। यहां पे क्या हो रहा था, f -x इक्वल टू fx हो रहा था, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, -fx हो रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लीजिए fx इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक होगा। अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, अगर कोई दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो इवन आएगा। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन, अगर आप दो इवन फंक्शन को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी इवन आएगा। अगर आप कोई दो ऑड फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑड फंक्शन आएगा। अगर आप कोई दो ऑड फंक्शन को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो ऑड फंक्शन होगा। अगर आप कोई फंक्शन इवन है और कोई फंक्शन ऑड है, अगर आप उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपका ऑड फंक्शन आएगा। और एक बात और है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर कोई फंक्शन है वो या तो इवन होगा या ऑड होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हमेशा इवन होगा या हमेशा ऑड होगा। वो फंक्शन इन दोनों के अलावा भी हो सकता है, यानी कि ना तो वो इवन हो सकता है और ना ही वो ऑड हो सकता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि या तो ऑड होगा या इवन होगा, ऐसा नहीं है। वो ना तो इवन होगा और ना ही ऑड होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब आइए आप, इफ fx इज एन ऑड फंक्शन, fx इज एन ऑड फंक्शन,
अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव आपका इवन फंक्शन होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई एफ एक्स इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव आपका ऑड होगा। तो लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन देन एफ डैश एक्स इवन प्रोवाइडेड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। वो जो एफ एक्स होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन रियल नंबर। ठीक है, द सम ऑफ इवन एंड ऑड, एक पॉइंट यहां रह गया था, यहां पे पॉइंट रह गया था, द सम ऑफ इवन एंड ऑड इज नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर आप इवन और ऑड फंक्शन को ऐड करते हैं, सम करते हैं उसका, तो वो ना तो इवन होगा और ना ऑड होगा। ये पॉइंट थोड़ा अलग है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कंपोजिट फंक्शन जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन f है और अगर कोई फंक्शन g है, f a टू c और g b टू c है, इस टाइप से कंपोजिट फंक्शन है, तो ध्यान रखिएगा अगर f इवन है और g इवन है तो जो f ऑफ g होगा वो भी इवन आएगा। अगर f ऑड फंक्शन है और g ऑड फंक्शन है तो देन f ऑफ g इज ऑड होगा। अगर f इवन है और g ऑड है तो देन f ऑफ g इज इवन फंक्शन। इफ f इज ऑड एंड g इज इवन, अगर f ऑड है और g इवन है तो आपका f ऑफ g इज इवन। बस इस केस में अगर दोनों ऑड है तभी आपका f ऑफ g इज ऑड होगा, बाकी सारे केस में आपका इवन आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। आपको सारे फार्मूले याद करने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होते हैं, फार्मूला आपको याद करना है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फार्मूला ये होता है और मैंने इसको आपको बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर दोनों में एलिमेंट सेम हैं और आपसे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल n होता है। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।